2020 में जब यहाँ पर दंगे भड़के तो दंगों का कारण वही था कि सीए आने वाला था तो सीए इनको राहत दे रहा था। शाहीन बाग से निकली एक चिंगारी जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चीजों को लेकर, वो मुद्दा इतना बड़ा बन गया। जितने भी लोगों की जाने गई है कल लाल किले के जो इजलास में, मैं मेरी संवेदनाएं उनके सबके परिवारों के साथ है। तो इनका क्या दोष था? आप चिथले उड़ा देते हो थोड़े का इंसान के कि जब आप ऐसे किसी सेंसिटिव टॉपिक पर काम करते हो तो क्या आपको कोई धमकियां या फिर कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसको फेस करना पड़ता है? धमकियां पड़ती है, बहुत धमकियां आती हैं। मजहब सिर्फ एक रास्ता है सच्चाई जानने का, और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। भाई साहब, कोई पर्टिकुलर मजहब का व्यक्ति है तो उसको छूट थोड़ी ना दी जा सकती है। मेरे यूनिट में ही बहुत मुसलमानों ने काम किया है, एक्टर मुस्लिम है, बहुत सारे टेक्नीशियन मुस्लिम है, लेकिन एक कट्टरवाद का जो जहर कुछ लोगों के दिमाग में जो भरा गया है उसने दिल्ली को जला दिया पूरा। छोटी छोटी नाबालिग बेटियों को आए दिन उठा लिया जाता है, रेप होता है, धर्मांतरण हो रहा है, फिर अधेड़ उम्र के लोगों के साथ ब्याह दिया जा रहा है, फिर उसके पास से किसी और के पास दे दिया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से आया हुआ एक हिंदू है जो कि पूरी तरह से वहाँ से त्रस्त होके, तब भी वही थी नफरत, वही भारत में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नमस्कार, मैं हुदामिनी सिंह और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं बल्कि देशवासियों का दिल भी है। लेकिन इसी दिल्ली में जब दंगे या फिर फसाद हो जाते हैं या फिर कोई हमला हो जाता है तो लोगों का दिल सहम भी जाता है और डर भी जाता है। तो चलिए आज स्वागत करते हैं 2020 दिल्ली के स्टार कास्ट का और यहीं से जानते हैं दिल्ली के 2020 में हुए उस दंगे फसाद के बारे में, जिसके कुछ पहलुओं के बारे में आपको पता होगा तो ज़्यादातर पहलू आपके दिमाग में भी नहीं होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का punjabkesari.com पर। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एकदम बढ़िया। सर, 2020 दिल्ली जो फिल्म आपकी आ रही है इसको लेकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल विजेंद्र सर आपसे है कि ये फिल्म जिसमें आप काम कर रहे हैं इसको लेकर आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आया था जब आपने इसकी स्क्रिप्ट देखी? पहला थॉट तो मेरे दिमाग में यही आया था कि जिस तरह से डायरेक्टर साहब देवन जी ने बताया कि ये कहानी है, और एक्चुअली इस कहानी का मुद्दा अभी आप इनसे बात करेंगे तो बताएंगे कि इन्होंने एक कहानी लिखी थी और उसके बाद फिर ये घटना घटित हुई, तो कुछ इधर कुछ उधर उन सबको मिक्सअप करके एक सैंपल तैयार किया गया जो कि 2020 की जो घटना है उसके आसपास का ताना बाना है, लेकिन आउट एंड आउट वो नहीं है, उसके आसपास की चीजें हैं जो कि इन्होंने तैयार किया अपनी कहानी के साथ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये मेरा अपना किरदार है जो कि पाकिस्तान से आया हुआ एक हिंदू है जो कि पूरी तरह से वहां से त्रस्त होके अपने बच्चियों को खोकर उनके साथ जो दुराचार हुआ है उनको देखकर लोगों से विलाप करता हुआ वो इधर आ गया, यहाँ शरण में आकर के गुहार लगा रहा है कि उनकी बच्चियों को बचाया था। दूसरी बात, इस फिल्म की मेकिंग, जैसा कि आपको पता होगा कि ये वन शॉट शूटेड फिल्म है, तो किस तरह से तैयार की गई वो अपने आप में एक अलग पहलू है, उसके बारे में भी आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि हमने भी इस तरह से कभी काम नहीं किया कि किसी फिल्म का एक पूरा का पूरा सीक्वेंस हम वन गो में शूट करेंगे। थिएटर के जमाने में हम लोग रिहर्सल्स वगैरह किया करते थे, प्ले करते थे, लेकिन फिल्म के अंदर सेम उस तरह की घटना घटित हो गई। एक पूरा का पूरा सीक्वेंस 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20-22 मिनट का, वो हम वन गो में निकालते। देवेंद्र सर, आप इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो इस फिल्म से जुड़ा हुआ है वो आप हैं। तो इस फिल्म को बनाने के समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे इसे किस तरह से प्रेजेंट करना है और कैसे ये हर किसी के दिल में अपनी जगह बना पाएगी और वो सच्चाई जो जानना हर किसी का अधिकार है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी?
देखिए, कोई भी कहानी अगर दिल से कही जाए, हम्म, तो आर्ट का तो माध्यम ही यही है कि फ्रॉम विद इन टू विदाउट, अंदर से बाहर की तरफ कोई भी चीज अगर ईमानदारी से कही जाए तो अच्छी लगेगी। हम्म, आमतौर पर अब कारपोरेट आ गया है फिल्म इंडस्ट्री में, तो चीजें प्रपोजल पर बनती है, पहले की हम्म, पहले जॉनरा डिसाइड होगा और फिर स्टार तय हुए, और उसके बाद स्टोरी में बाद में भी काम होता है कई बार। तो ये चीजें एक अलग तरीके का फिल्म मेकिंग है, और जिस तरह का सिनेमा मैं पसंद करता आया हूँ, बाहर का काफी सिनेमा बहुत अच्छा बनता है हम्म, और बड़े अच्छे डायरेक्टर्स रहे हैं, अभी भी हैं, तो उनको मैं फॉलो करता आया हूँ और उनसे सीखने की बहुत कोशिश की। हम्म, तो बात ये कि कहानी यही क्यों लिखी गई, तो यही इसलिए लिखी गई। कोई भी कहानी कोई भी राइटर लिखता है या डायरेक्टर उसको बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो रीजन यही होता है कि उसको कितना टच कर रही है वो कहानी, या उसके अंदर एक ऐसी अर्ज पैदा हो गई है, यार इस पे तो बात मैं करूंगा, हम्म, इस पे लिखना ही है मुझे, इस पे फिल्म बनाना ही है। तो ये एक इंटरनल मामला है, इसमें कहीं भी व्यापार इन्वॉल्व नहीं होता शुरुआत में। मेरे साथ तो अभी भी नहीं है, फिल्म बना ली, 5 साल लगे हमको इसको बनाने में। और ये इसका बीज ऐसे पड़ा कि जब हम सोशल मीडिया पे वीडियोस में काफी आते रहते थे, और जब से सोशल मीडिया आया, पाकिस्तान में जुल्म जो हो रहे हैं, वहाँ की माइनॉरिटी जो है, हम्म, हिंदू माइनॉरिटी, सिंधी है, सिख है, और स्पेशली बेटियों पर, बच्चियों पर, हम्म, छोटी छोटी नाबालिग बेटियों को आए दिन उठा लिया जाता है, रेप होता है, धर्मांतरण हो रहा है, फिर अधेड़ उम्र के लोगों के साथ ब्याह दिया जा रहा है, फिर उसके पास से किसी और के पास दे दिया जा रहा है। मतलब वो लड़की नहीं कोई चीज हो जैसे, है ना, मतलब उसको भोग करना है बस आपको। और उनकी जो रुदन क्रंदन होता है, जब जब उठा लिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि ये तो मेरी बेगम है, और कोर्ट ने उसी के फेवर में आपका जो जजमेंट सुना दिया, जो उठाकर ले गया। माँ बाप रोते रह जाते, ससकते रह जाते हैं, कभी वो बेटी वापस नहीं आ पाती। ऐसे ही कई सारी चीजें हैं। अगर हम जमीन पे किसी का मन आ गया कि जमीन मेरी है, तो उसकी हो गई। मैं तो यहाँ आपके पास में ही दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं उनसे जाता हूँ, बात करता हूँ, ऐसी ऐसी कहानियां आती है। एक बता रहा था कि मेरे पास 1000 भेड़ें थी, हम्म, उन्होंने सारी भेड़ें ले ली आज से हमारी, हमारे सामने रोज 2 भेड़ें काट कर खाई जाती थी। सोचिए। तो हम्म, बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही है, भेड़ काट के खाना, लेकिन वो तो उनकी उनकी असेट है, और उनके पास अब कुछ बचा नहीं, वो देख रहा है सामने। हम्म, तो ये जो चीजें थी इतनी, तो ये मेरे को बड़ी विचलित करती थी, और मुझे मन में था कि इस पर मैं फिल्म बनाऊंगा। फिर 2020 हुआ। 2020 में जब यहाँ पर जो दंगे भड़के, वो दंगों का कारण वही था कि सीए आने वाला था, जी, और सीए इन्हीं को राहत दे रहा था। हम्म, लेकिन डीप रूटेड इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई होती है एक पर्टिकुलर वर्ग में। मैं सारे कम्युनिटी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, मेरे यूनिट में ही बहुत मुसलमानों ने काम किया है, एक्टर मुस्लिम है, बहुत सारे टेक्नीशियन मुस्लिम है, लेकिन एक कट्टरवाद का जो जहर कुछ लोगों के दिमाग में जो भरा गया है, उसने दिल्ली को जला दिया पूरा। क्योंकि उस कानून से कोई बाहर नहीं जाने वाला था। पहली चीज है, कानून का मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं उसी का समर्थन करूंगा, पक्ष लूंगा जो किसी की भलाई में हो और सच हो। इसका ये मतलब नहीं कि जिसने कानून बनाया है मैं उसके लिए कोई बहुत एंडोर्स कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना ले मेरी बात को। दूसरी बात, अभी आप कल की ही बात ले लीजिए। जी, सबसे पहले मैं जितने भी लोगों की जाने गई है कल लाल किले के जो ब्लास्ट में, मैं मेरी संवेदनाएं उनके सबके परिवारों के साथ है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृत आत्माओं को जो है, उनकी आत्मा को शांति मिले। और देखिए, ये लोग कौन थे जो गए? कोई नहीं, इनका क्या दोष था? आप चिथड़े उड़ा देते हो, टुकड़े हो जाते हैं इंसान के। ये कहाँ से क्या क्या बीज भरा जा रहा है, मतलब क्यों? तो यही 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 ये एक्सटेंशन है, ये इतना बड़ा हो गया अभी। तब भी वही थी नफरत, वही भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सारी चीजें जब हुई, तो ये दोनों मिल करके फिर मैंने एक कहानी, इस इवेंट्स तो हमने दिखाई ही है मैंने, लेकिन ये कहानी बेस्ड नहीं है ट्रू स्टोरीज, जितने भी ट्रू इवेंट्स हुए उनसे इंस्पायर है। और इसके साथ में काल्पनिक कहानी भी चलती है जिसमें सारे लोग हैं, और वो काल्पनिक कहानी ये बताती है, जैसा कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि नफरत फैला रहा हूं मैं इस फिल्म से,
ये फिल्म कतई नफरत नहीं फैलाती है, ये फिल्म रास्ता सुझाती है, सोल्यूशन बताती है कि यार अगर देखिए इतनी तादाद में लोग हैं, कोई अलग नहीं रह सकता अभी इस वक्त, को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो तरी रास्ता क्या है, उस पर बात करा जाए। ये कार में ऐसे बम लगा करके उड़ जाना, ये बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं जो भी जा रहे हैं। होता क्या है कि आप गुनहगार पे उंगली उठाते हो और देखने वाले उसका रिलीजन, उसका धर्म देख लेते हैं, उसका मजहब देख लेते हैं कि आपने फलाने को बोला क्योंकि वो ये है। भाई साहब, कोई पर्टिकुलर मजहब का व्यक्ति है तो उसको छूट थोड़ी ना दी जा सकती है या आप उड़ा दो किसी को। ये चीजें मुझे विचलित की और फिर ये कहानी मैंने बुनी और वन शॉट में मैंने कही ये कहानी। जिस ट्रेलर पे इतना बवाल हुआ पिछले 1 साल पहले, आप सब लोगों से मिला था, उस ट्रेलर की अंतिम लाइन बिज्जू काला सर की आवाज में ही है और ये कहते हैं कि मजहब सिर्फ एक रास्ता है सच्चाई जानने का और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि इस लाइन को सुनिए, क्योंकि मैं सारी बीमारियों को गिनवा रहा हूं पहले समाज में जो लगी हुई है और फिर मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूं। मेरी फिल्म भी यही है, ट्रेलर उसका ही एक छोटा रूप है, मिनिएचर है बोल सकते हैं आप। तो इस लाइन को कोई नहीं सुनता, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तालियां इतनी बजती है कि वो लाइन सुन नहीं पाते हैं। कोई बीच में से सुनना नहीं चाहता वो देख करके कि हमारे यहाँ यही है, हम सुन नहीं रहे हैं, डायलॉग नहीं हो रहा है। ये फिल्म डायलॉग करने के लिए प्रेरित करेगी आप। समर जी, आपको एज एन एक्टर काम करते काफ़ी लंबा वक्त निकल चुका है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ऐसे किसी सेंसिटिव टॉपिक पर काम करते हो तो क्या आपको कोई धमकियां या फिर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको फेस करना पड़ता है एज एन एक्टर? धमकियाँ इसमें मुझे जब उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था उस वक्त आई थी। जी। अभी तो मुझे कोई धमकी नहीं है। हम्म। बट हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा सेंसिटिव है और कुछ ऐसे मुद्दों पे रोशनी डालता है जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जिसको छुपाया जाता है अक्सर, जिस पे बातचीत करने की के लिए मना किया जाता है, उस पे अगर कोई सब्जेक्ट होता है उसे उजागर करने की कोशिश की जाती है। तो जो भी उससे जुड़े हुए हों, चाहे वो राइटर हों, डायरेक्टर हों, एक्टर्स हैं, उन उनको शायद एक अलग एंगल से देखा जा सकता है। कोई पर्टिकुलर लोग उन्हें किसी एक पिक्यूलियर एंगल से देख के उनको शायद अब्यूजिव हो सकते हैं, उनको किसी तरह की धमकी दे सकते हैं। तो जनवरी में जब हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जनवरी एंड में, तो फेब में मुझे 1-2 कॉल्स आए थे, जो मैंने नंबर अभी तक अपने पास रखे हैं। अभी जब से हमारा ये वापस से रिलीज का जो पूरा प्रोसेस चला, इस दौरान तो नहीं आया। नहीं, मेरे को तो रोज सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से मेरा स्वागत होता है, बहुत गालियां पड़ती है, बहुत धमकियां आती है। तो सोशल मीडिया पे आ रहा है, कॉल की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉल पे सोशल मीडिया पे तो मतलब हाँ, रोज के 100 आते हैं। सोशल ठीक है, मीडिया तो देखिए आप अच्छी बात, सही बात करने जा रहे हैं तो फिर आपको तैयार भी रहना चाहिए इन चीजों के लिए। और मैं तो बोलता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, तो मैं सबसे आगे हूँ। सर को आ गई, सर को पाकिस्तान से फोन आ गया। हाँ, जबकि मैं इतने पाकिस्तानी बोलता हूँ। ये आप पाकिस्तानी अफसर का रोल भी देखिए आप गदर में, हाँ, गदर बन गया। प्रेम ज्यादा है अफसर। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था पहले से कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है? मतलब कहानी अच्छी लगी मुझे पूरा वैसे ही मुझे देवेंद्र जी की जो राइटिंग थी शुरू से मैं अप्रिशिएट करता हूँ, काफी समय से लिख रहे हैं। उनकी कविताएं, उनकी शायरियाँ, उनके एसेज, उनकी कहानियाँ, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसका मैं कायल हूँ शुरू से। तो जब ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, मुझे स्क्रिप्ट भेजी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी लैड है, घटनाएं कुछ चल रही हैं, है ना। एक 6 घंटे की कहानी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के यहाँ आने से, और जब अहमदाबाद आए, वहां से वो आगरा पहुंच रहे हैं, दिल्ली आने वाले हैं। दिल्ली में क्या सिनेरियो हो रहा है, जो सीए का एजिटेशन चल रहा था वो उस दिशा में बढ़ गया जहाँ राइट्स में तब्दील हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये बड़ी साजिश थी भारत को बदनाम करने की, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प दिल्ली पहुंचे और फुल ब्लोन राइट्स वहां चल रहे हैं। तो ये तो चल रहा है सतह पे, लेकिन उसके बीनीथ जो चल रहा है वो 2 माइंडसेट है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक 2 माइंडसेट है, एक मुस्लिम माइंडसेट। रिलीजन से अलग होते हैं माइंडसेट, वो कंडीशनिंग होती है जिसमें उस बच्चे की परवरिश की उस धर्म के साथ, उस और उन दोनों के बीच में कभी भी कोई डिस्कशन, डायलॉग नहीं हुआ है ना। अगर डिफरेंसेस हैं तो डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होगा तो आगे की रास्ता मिलेगा। तो ये भी उसका एक बड़ा ही सटल आफ्टर थॉट, मतलब जब आप फिल्म देखोगे या कहानी पढ़ोगे तो एक खुद जो सोचता है ना बंदा,
जो सब टेक्स्ट रहता है, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ नहीं, उसके अंदर जो छुपा हुआ है, वो इसमें से मिलता है। और वो मिला मुझे जब मैंने पहली बार पढ़ा। तो एक तो वो बड़ा स्ट्रांगली मुझे ड्राइव किया कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए। सर, शाहीन बाग से निकली एक चिंगारी, जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चीज़ों को लेकर, वो मुद्दा इतना बड़ा बन गया, आप इस पे फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म में ऐसे कौन से कुछ सीन होने वाले हैं जिसको ऑडियंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैंने जो सीन किया उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हम्म वो ये बताएंगे कि इन्होंने ऐसी क्या चीज में डाली है वो इस तरह की। हाँ, हम्म देखिए क्या है कि हमारी फिल्म शुरू होती है, आपने ट्रेलर में डिस्क्लेमर नहीं देखा जी। होगा अक्सर, पर मुझे ट्रेलर में भी डिस्क्लेमर लगाना पड़ा है। पहले डिस्क्लेमर आता है। तो हमने यही कहा है कि हमने ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर होकर एक काल्पनिक कहानी कही, जिसका जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध अगर होता है तो महज संयोग है ना, ये लिख दिया है। अब देखिए कहानियां कहाँ से आती है? समाज से ही आती है। समाज में जो घट रहा है वो तो सिनेमा दर्पण है समाज का, और जब दर्पण दिखा देते हैं हम लोग तो लोग नाराज हो जाते हैं कि क्या है। हमने अपनी जो बोलते थे क्रिएटिव फ्रीडम लेते हुए जो काम किया है उससे ऑफेंड नहीं होना चाहिए। दुनिया में और भी इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। आप अगर देखें कि जो जूइस हैं, यहूदी हैं, उनका जेनोसाइड जो हुआ यूरोप में, जर्मनी में, और उस पर तब से फिल्में बनते आ रही हैं, आज भी बनती है हर साल। और उन्हें एक कल्ट के तौर पे शिंडलर्स लिस्ट देख लीजिए, द पियानिस्ट देख लीजिए, अभी ऑपरेशन फिनाले देख लीजिए नेटफ्लिक्स पर, उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं लोग। व्हाइट और ब्लैक के बीच में मतभेद थे अमेरिका में, यूएसए में, उस पर बनते आ रही है फिल्में 50 साल से, आज भी हर साल बनती है कुछ ना कुछ। वहां तो कोई बुरा नहीं मानता ऐसे। तो भाई जब समाज में कोई डिजीज है, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, मैं आया, मैडम बहुत तबीयत खराब है, आपने बोला क्या हुआ सर? अगर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही पता कर लो, ऐसे तो होता नहीं ना, आपको आपके सिम्टम्स बताना पड़ेंगे। तो जो भी इंसिडेंसेस हैं जो आपको लग रहे हैं कि ये रियल इंसिडेंसेस से मिलते जुलते हैं, ये कोई कैरेक्टर है जिसकी शक्ल बहुत मिल रही है, कई सारों की मिल रही है, ऐसा बोलते हैं लोग, तो ये संयोग हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरे ट्रेलर को देखकर ही इतना बवाल मच गया। मैं बैठा होता, मुझे जितेंद्र जी याद है कि हम बात ही कर रहे थे और अचानक फोन आया कि कोर्ट में केस लग गया है, शिवजी इमाम ने केस लगा दिया मेरे ऊपर। फिर पता चला कि 7 और पिटीशन लगी, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगी। उसके पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये फिल्म तो एक तरीके का ऐसा कि इससे बड़ी कोई आपदा ही नहीं आई इस देश में, ये फिल्म आ गई तो सब कुछ बर्बाद, सब कुछ खत्म, इस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया इस बात को। मैं ये कहता हूं कि भाई एक जेल में बैठे हुए व्यक्ति को एक फिल्म मेकर के ऊपर केस करने का पूरा अधिकार है। एक फिल्म मेकर को अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या? बातें बोली गई है, डंकी की चोट बोली गई है, लेकिन हमारा कतई मोटिव नहीं किसी को आहत करें। हम ये चाहते हैं कि लोग जागे, सही रास्ते पर चलें, वरना जो कल हुआ है वो तो होता ही आ रहा है पहले से और आगे भी होगा। तो इससे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और देखिए बुरा किसको लगता है? जो गलत हो। आपने अगर गलत नहीं किया है, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आप निकाल कर बता रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये। एक सवाल ये भी है कि जब भी कभी हिंदू मुस्लिम रिलेटेड कोई सब्जेक्ट उठता है, या तो कोई ऐसा ट्रू इवेंट हम दिखाने की कोशिश करते हैं फिल्म के थ्रू, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री आती है तो उस पर अक्सर बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इस फिल्म में ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको लोग नहीं दिखाना चाहते, जिसकी वजह से इस फिल्म में केसेस, FIR, बाकी सारी चीज़ें की गई? देखिए ऐसा है कि लोग है ना, आजकल 2 तरह की बातें हुई। 2 फिल्में बड़ी अच्छी चली, सफल हुई बहुत, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी। उसके बाद लोगों ने कुछ ने उसको बिजनेस मॉडल की तरह अपनाया और लगातार कहानियां लिखी इस तरह की, और बहुत ही इस तरह के नैरेटिव। उनकी भी गलती है कि आप है ना एक तरफा एक नैरेटिव लेकर आ जाएं और आपकी फिल्म में भी ये कोशिश हो कि आप सच में भी उस तरह की कोई एफर्ट लगा रहे कि कोई आहत हो, वो भी गलत चीज मानता हूँ मैं। रही बात मेरी, मैं ना तो केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल से कतई मैं
उनसे कोई प्रेरणा नहीं ली मैंने, क्योंकि ये फिल्म की कहानी में 2020 से लिख रहा हूँ। तय हो गया था सब कुछ। चूंकि मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, मैं इसमें जो भी पैसा लगा है सब कुछ एक एक पाई मेरी अपनी है। तो मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं कि एक बार में सारा बनाकर 8 महीने में फिल्म रिलीज कर दूं। और मेरी टेक्निक भी थोड़ी सी टेढ़ी थी, है ना। तो हमें धीरे धीरे आना पड़ा। अब वो एक स्टैब्लिश प्रोडक्शन हाउस जब कोई फिल्म को रिलीज करता है तो उसका सर्टेन टाइम होता है, 8-9 महीने में निकाल देते हैं वो लोग। तो मैं जो लेकर आया हूँ उसको बहुत टाइम लगा। पहली चीज तो किसी से इंस्पायर नहीं है। दूसरी बात, ऐसी क्या चीजें जो है लोगों को लग जाती है कि वो केस कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप मीडिया से हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई पार्टी किसी सरकार को मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ये जो पाकिस्तान में जो लोग बेटियां रोज उठाई जा रही है और रोज लोग मारे जा रहे हैं, इनको संरक्षित करना या इनको बचाना इंसान होने के नाते, धर्म छोड़ दीजिए, है या नहीं, लोग इंसानियत का कर्तव्य है या नहीं। डेफिनेटली सिनेमा का मतलब ही है कि आप वो इंसिडेंट दिखा रहे हो स्क्रीन पर जो जानना लोगों के लिए ज़रूरी है और जिस पे चर्चा हो सके। तो मैं बोल रहा हूँ, तो है ना सही। अगर मैं ये बात अपनी फिल्म के जरिए उठा दी, मैंने क्या गलती की भाई? आपको बुरा लग क्यों रहा है? ऐसा कोई उसमें वाकया या ऐसा कोई इंसिडेंट हम नहीं है जिससे कि ऑफेंड होना चाहिए किसी को। अगर कोई चीज गलत हो गई मान लीजिए और मैंने उसको वापस पोर्ट्रे कर दिया, तो उसमें बुरा क्यों मानना? गलत हुआ क्यों था पहले तो वो देखा जाए ना। उसके पोर्ट्रेल पे दिक्कत हो रही है सबको। मैंने चिकन नेक या फिर आसाम को काटने वाली जो डायलॉग्स मेरी फिल्म में भी है, तो वो एक उनकी वकील ने ये बात रखी कि भाई ये बोल रहे, चिकन नेक बोल रहे हैं। तो आदरणीय जज साहब ने भी यही बात कही कि चिकन नेक शब्द पे आपका कॉपीराइट थोड़ी ना है कि आप ही बोलोगे और कोई बोल ही नहीं सकता। ये बातें बिल्कुल देखिए, या तो फिर आपके मन में चोर है, आपके मन में डीप रूटेड एक नफरत है, जो कि आप ये जो बेचारे निरीह लोग जो देखिए घुसपैठ करके भी आ सकते हैं ना, आते ही हमारे यहाँ लोग रोज, आधार कार्ड भी बन जाता है उनका। ये लोग क्यों आ रहे हैं वीजा लेकर के और इतने तरीके से जो एक सिस्टमैटिक ढंग से नागरिकता मांग रहे हैं? मतलब जो अच्छाई से चल रहा है उसको बाहर भगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी फिल्म में जितनी भी घटनाएं हैं वो कहीं न कहीं जन कल्याण जनहित में है, सब तरफ से। जो प्रोसिक्यूटेड है उनके लिए भी, जिन लोगों की गलतियां हैं, गुनाह कर रहे हैं, उन्हें भी चेताने की, समझाने की कोशिश है कि भाई ये रास्ता गलत है। ऐसा कोई हम किसी को कटघरे में खड़ा करना, कोई जज या अदालत नहीं हूं मैं अपनी एक कहानी वो कही है मैंने। समर सर, आपने इस फिल्म पर काम किया है, काफ़ी लंबे वक्त तक आप इस फिल्म से जुड़े रहे हैं। इस फिल्म का कोई ऐसा सीन जिसने आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल कर दिया हो? वैसे तो बहुत सी सीन है पूरी फिल्म वैसी है कि जहाँ आपको सोचने पे मजबूर करती है और आपके जो इमोशंस है वो अपैरेंटली उस टाइम पे नहीं आते हैं। होता नहीं कि जब आफ्टर थॉट्स, मतलब आप फिल्म देख के निकले इसका जो हैंगओवर रहता है। तो मैंने जब भी इसको ट्रायल में देखा फिल्म को, तो हमेशा वो रहा है कि यार इस मुद्दे पे बड़ी गहरी सोच है, इस पे विचार विमर्श करने की जरूरत है। तो उस तरह की फिल्म है ये, वैसी नहीं कि जहाँ ट्रिगर हो गया आपको तुरंत इमोशन आ जाए। वो आते हैं कुछ मोमेंट्स में, वो अलग अलग सबकी सेंसिबिलिटी है, सेंसिटिविटी है। बट आमतौर पे कोई भी जरा सा जागरूक इंसान इस फिल्म को देखेगा तो बाद में उसके बारे में विचार करने पर वो विवश होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के साथ। लास्टली आप लोगों की तरफ से फैंस के लिए क्या मैसेज है फिल्म को लेकर? सबसे पहला मैसेज तो ये है कि फिल्म आपको देखना बहुत जरूरी है, सब क्योंकि एक वन शॉट फिल्म फॉर्मेट में शूट की गई है, जिसमें जो ऑडियंस है उसको ऐसा लगता है कि वो उस कहानी का हिस्सा बन गया है। जो घटनाएं चल रही हैं उसमें वो उसका समावेश हो चुका होता है। दूसरा ये है कि ये कुछ सच्ची घटनाओं पे लूजली आधारित है और 6 घंटे का जो वक्फा है वो हमने 2 घंटे 16 मिनट में उसको फिल्म में रखा है। तो कुछ सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तीसरा, मैंने जो अभी जिक्र किया कि आपको सोचने पे मजबूर करती है। आप जब फिल्म देख के निकलेंगे तब भी आपका दिमाग चलता रहेगा, आपको थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल भी कर सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म है तो इसे सपोर्ट की जरूरत है ऑडियंस की, क्योंकि ये देवेंद्र जी ने खुद अपने बूते पे बनाई है, खुद ही फाइनेंस इसका इकट्ठा किया है, खुद फिल्म को क्रिएट किया है, उसको मार्केट किया है, अब हम रिलीज पे आ गए हैं। तो ये सिंगल हैंडेडली देवेंद्र जी ने इस फिल्म को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। So please go and watch 14 November 2020. Jai.
मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, आपके ऑडियंस सारे अभी मैच्योर ऑडियंस हो गई हमारे देश की, और इतना सारा कंटेंट जो है वर्ल्ड सिनेमा से, और इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आप लोग वो देखते हैं। और अक्सर ये सुनने में आता है कि यार बाहर अच्छा कंटेंट बनता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा यार वही मसाला और वही फार्मूला फिल्म्स है। तो मैं आपको ये बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये अलग फिल्म है, अलग टेक्निक पर बनी है, अलग सब्जेक्ट है, अलग कहानी है। आपको, अगर आप बैठ गए, मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो देखा है जिन लोगों को देखते हुए, और एक फिल्मकार का विश्वास है ये, कि आप बैठ गए तो आपको पता नहीं चलेगा आपने कब 30-40 मिनट की फिल्म देखी, फिर आपको आभास होता है कि यार यहाँ इसमें कट नहीं है कहीं। एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस होने जा रहा है। आप ये तो बोलेंगे बाहर निकल कर कि यार अलग है। तो मैं यही आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि 14 नवंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघर में 2020 दिल्ली आ रही है, जरूर देखें। 2020 दिल्ली 2020 दिल्ली एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिर्फ आपको दिल्ली का इंसिडेंट ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जिसे देखने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। तो ये फिल्म जाइए थिएटर्स में देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। थैंक यू।